Good morning. This is the first session for the series of digital communication. तो डिजिटल कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन का लॉजिक है कि आपके पास जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन है आप उसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डेटा को आगे भेजते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि डिजिटल है क्या? डिजिटल कोई भी ऐसी चीज़ है या सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल्स को जैसे बोला जाता है वो ये कहा जाएगा कि डिजिटल सिग्नल कुछ भी ऐसा सिग्नल है जिसके अंदर आपके पास जो वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिटाइज्ड वे में आ रही है। यानी कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन एक डिस्क्रीट सैंपल सेट के अंदर आ रही है तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसे टाइप के सिग्नल को आप डिस्क्रीट सिग्नल्स के तौर पे कह सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल जो है उसका ट्रांसमिशन हमारे लिए रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट किन नज़रियों से हो जाता है, उनमें एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन से बात शुरू करते हैं। एडवांटेजेस, व्हाई डू वी नीड डिजिटल कम्युनिकेशन? सबसे पहली एडवांटेज डिजिटल कम्युनिकेशन की ये है कि दे आर मोर इम्यून टू चैनल नॉइज। डिस्क्रीट डिस्क्रीट एम्पलीट्यूडल नेचर के होने की वजह से आपके पास एक विगल रूम होता है, आपके पास एक मार्जिन ऑफ एरर होता है जिसके अंदर अगर आपके पास एरर आ भी जाता है या चैनल नॉइज आ भी जाती है तो आप डिटरमिन कर सकते हैं ओवरऑल कि आपका कौन सा वाला वोल्टेज लेवल भेजा गया होगा। जनरली जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम बाइनरी के साथ उसे एसोसिएट कर देते हैं और बाइनरी के अंदर भी आप ये समझ सकते हैं कि जो आप सिर्फ 0 और 1 के बीच में इंफॉर्मेशन बना करके भेज रहे हैं तो वो 0 और 1 के बीच में वोल्टेज लेवल्स के बीच में रिप्रेजेंटेशन स्टाइल्स के बीच में आपके पास एक मार्जिन ऑफ एरर होता है और आप उसे डिटरमिन कर सकते हो कि एक्चुअली में आप भेजना चाहते क्या थे। तो इसकी वजह से आपके पास चैनल नॉइज़ का इफ़ेक्ट इन कंपैरिज़न जो है वो कम हो जाता है। इफ़ेक्ट कम हो जाता है, चैनल नॉइज़ नहीं कम होती बट उसका इफ़ेक्ट हमारे डेटा के ऊपर कम हो जाता है। ऐसा होने की वजह से ऐसे सिग्नल्स को और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को ज़्यादा रगेड समझा जाता है। तो इसी का एक सेकंड एस्पेक्ट भी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन की शायद सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो है रीजेनरेटिव रिपीटिंग इज़ पॉसिबल। सिग्नल रीजेनरेशन या जिसे रीजेनरेटिव रिपीटिंग कहते हैं, वो मुमकिन है। रीजेनरेटिव रिपीटिंग का लॉजिक क्या होता है कि जब भी आप एक नॉर्मल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं और आप उसे बहुत लंबे एरिया पे भेजते हैं, तो एक बहुत जेनेरिक प्रैक्टिस है जिसे कहा जाता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का लॉजिक ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसे री एम्पलीफाई करके भेजा जाता है, लेकिन उसमें एनालॉग काउंटर पार्ट्स में डिसएडवांटेज ये होती है कि उसके साथ में उसकी नॉइज़ भी एम्पलीफाई होती है। तो इन कंपैरिज़न अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके पास जहाँ पे रिपीटर लगा हुआ है, रिपीटर को अगर हम कैपेबिलिटी दे देते हैं आइडेंटिफ़ाई करने की कि क्या सिंबल एक्चुअली में भेजा गया था, तो आपका सिग्नल जो है वो कंप्लीटली रीजेनरेट करा जा सकता है। या यानी कि आप पुराना सिग्नल कंप्लीटली ड्रॉप कर सकते हैं और आप एक कंप्लीटली नया सिग्नल रीजेनरेट करके डेटा के साथ भेज सकते हैं। इससे चैनल नॉइज़ का ऑल बट सारा इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो रह जाती है, जो एरर की प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी में गड़बड़ हो सकती है, वो ये है कि 1 और 0 के बिट्स जो भेजे गए थे, वो अपने आप में ही गलत आइडेंटिफ़ाई कर लिए जाएँ। ऐसा मुमकिन है और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करा जा सकता है, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन में ही कंपैरेटिवली आसान है, जो कि हमारी थर्ड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज यानी कि हमारी हो गई कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग कोडिंग यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जिसे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी और कोडिंग के नाम से समझ सकते हैं,
वो इसी सीरीज का एक पार्ट रहेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कोडिंग आर पॉसिबल। तो इंफॉर्मेशन कोडिंग एंड प्रोसेसिंग आर पॉसिबल का मतलब है आप डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को कम बिट्स में ट्रांसमिट करना चाहें तो आप सोर्स कोडिंग कर सकते हैं। अगर आप चैनल की नॉइजेस जिसकी वजह से एरर आ सकता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन का लॉजिक लगाना चाहते हैं तो आप चैनल कोडिंग कर सकते हैं, जिससे आप बेसिकली पैरिटी बिट की एडिशन करते हैं। और अगर आप डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग करना चाहें तो आप क्रिप्टोग्राफी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एनालॉग में मुमकिन नहीं है, पर उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतनी आसान नहीं है। इसीलिए इनका यूटिलाइजेशन जो है डिजिटल कम्युनिकेशन में ज़्यादा होता है। फिर हम अगर आ जाते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में, तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में आपके पास रिसेंट ईयर्स में वीएलएसआई में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास बेटर प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, आपके पास बेटर स्टोरेज कैपेसिटीज अवेलेबल हैं, मेमोरी सेल्स अवेलेबल हैं। और ये सारी की सारी जो वीएलएसआई का लॉजिक बना है, ये सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डेटा के बेसिस पे बना है। सो वीएलएसआई एडवांसमेंट्स को अगर हमें बेसिकली एक्सप्लॉइट करना है, तो वीएलएसआई एडवांसमेंट्स उसी तौर पे एक्सप्लॉइट करे जा सकते हैं अगर हमारा कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन की, बैंड पास कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पल्स के सिस्टम्स में पॉसिबल होती है। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग जो है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन कैरेक्टराइजेशन और फिल्टरिंग और ये सब लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल एक स्विचिंग टेक्निक और हल्के से डिले के लॉजिक्स के साथ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो आपके पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर और डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर कंपैरेटिवली मच इजियर है इम्प्लीमेंट करना। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एडवांटेज ओवर हियर, दैट वुड बी कि आपके पास कोई भी सिस्टम जो है उसका ट्रांसमिशन, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ट्रांसमिशन है वो दो चीज़ों के ट्रेड ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। वो होता है पावर और बैंडविड्थ। पावर को समझने के लिए आपके पास एसएनआर का एक पैरामीटर होता है। एसएनआर का पैरामीटर जो है सिग्नल टू नॉइज रेशो के तौर पे समझा जाता है, सिग्नल पावर टू नॉइज रेशो, नॉइज पावर रेशो। तो सिग्नल पावर के साथ भी हम इसे एसोसिएट कई बार कर देते हैं, क्योंकि नॉइज पावर हमारे हाथ में नहीं होती, उस चैनल की रिलेटिव पावर होती है जो हमें अवेलेबल होती है। और बैंडविड्थ वो दूसरा पैरामीटर है जिसके ऊपर हमारी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। तो यूजुअली आप ये देखते हैं कि अगर मेरे सिस्टम की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो मैं कम एसएनआर से काम चला सकता हूँ, और अगर मेरी एसएनआर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मुझे कम बैंडविड्थ में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज नॉइज़ मैं कम से कम अपने सिस्टम में इंकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे बैंडविड्थ का रिडक्शन चाहिए, मुझे सिग्नल पावर बढ़ानी पड़ेगी। और इस लिहाज से एक किस्म का ट्रेड ऑफ मेरे सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये ट्रेड ऑफ अचीव करना डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर इनहेरेंटली काफ़ी आसान होता है। सो इट इज़ इनहेरेंटली ईजियर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर बात करी जाए तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि रीजेनरेटिव रिपीटिंग जो है, अगर ये इन एडवांटेजेस का हमें फ़ायदा उठाना है तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा वैलिड है। डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो वाइड स्केल और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ रिलेटिवली नहीं करा जाता। दूसरी इसकी बात ये आ जाती है कि इसकी अगर मैं एक एनालॉग काउंटर पार्ट के साथ कंपेयर करता हूँ तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू देयर एनालॉग काउंटर पार्ट विल ऑलवेज बी लार्जर, first transmitting the similar amount of data. And third, of course, is that the cost, that is extra equipment is required
to create this modulation system, and that is why hardware and cost of processing these systems is comparatively much larger. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफन आउटवे द डिसएडवांटेजेस। एंड पिछले 10-20 साल में हमने देखा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन हैज बिकम द गो टू स्टैंडर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन का एक ब्रॉड अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा। तो इस ब्लॉक डायग्राम को मैं 3 फेजेस में बनाऊंगा। एक होगा जो सबसे बेसिक, सबसे छोटी टाइप के कम्युनिकेशन की बात हो जाएगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि एक और प्रैक्टिकल किस तरीके से बन सकता है, यानी कि लॉन्ग रेंज के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए क्या हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड करी जा सकती हैं। बिल्कुल बेसिक बात करें सबसे पहले तो मेरे पास एनालॉग डेटा होता है। एनालॉग डेटा को एक स्टैंडर्ड ए टू डी कन्वर्टर के थ्रू निकाला जाता है। ये ए टू डी कन्वर्जन जो है ये बेसिकली मेरा डिजिटल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। इस ए टू डी कन्वर्जन के बाद मेरे पास यूजुअली डेटा तैयार है। आप इसे किसी ना किसी पल्स फॉर्मेटिंग टेक्निक से निकाल सकते हैं, जिसे लाइन कोडिंग भी कहा जाता है। पल्स फॉर्मेट से निकालने के बाद ये डेटा एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रेडी है। आपके पास एक चैनल के थ्रू ये डेटा भेजा जा सकता है, और यहाँ पे लेट्स से आपके पास डेटा रिसीव हो गया है और आप इसे निकालते हैं एक डिटेक्टर के थ्रू, जो कि आपको वापस लॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा जो है वो एनालॉग कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पे डेटा लॉजिकल इन्फॉर्मेशन के तौर पे है। अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन 1010 की फॉर्म में होगी। पल्स फॉर्मेट उसको एक इलेक्ट्रिकल वेव देता है। डिटेक्टर वापस मेरे पास एक लॉजिकल वेव फॉर्म निकाल के मुझे दे देगा, यानी कि 1010 की फॉर्म में। और इसे आप एक D to A कन्वर्टर के थ्रू लगा करके वापस एक एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच गोज टू द यूजर। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म इन विच एनी काइंड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन वुड वर्क। सो इनिशियली जो सबसे पहले हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ A to D कन्वर्जन आर देयर। उसके साथ में हम बात करते हैं कि कैसे किया जाता है, और फिर हम बात करते हैं कि पल्स फॉर्मेटिंग किस तरीके की होती है। तो इसी के साथ साथ जब हम A to D फॉर्मेटिंग करते हैं तो D to A फॉर्मेटिंग भी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कवर हो जाती है। और ये तरीके से हमारा एक बिल्कुल बेसिक डिजिटल कम्युनिकेशन लॉजिक चलता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, यानी कि अगर हम इसके आगे बात करते हैं कि अब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा भेजना है, या बेसिकली या जो कैरेक्टराइजेशन करी जाती है वो इस तरीके से करी जाती है कि अगर आपका चैनल जो है वो वाइड बैंड है, यानी कि आपके चैनल की, इसकी डिटेल हम आने वाले टाइम में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अगर मेरा चैनल एक वाइड बैंड चैनल है, यानी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा बैंडविड्थ रख रहा है, तो वो कम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो के साथ प्रोसेस कर सकता है। इसकी वजह से डेटा डायरेक्टली भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर मेरा चैनल एक नैरो बैंड चैनल है, तो नैरो बैंड चैनल के केस के अंदर मेरे पास सिचुएशन बदल जाती है, और मेरे पास मुझे इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली उस बैंड में कम्युनिकेट करने के लिए मॉड्यूलेशन और कैरियर के लॉजिक को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे फंडा आ जाएगा कि सेम आपका A to D कन्वर्टर तो रहेगा ही, और पल्स फॉर्मेटिंग भी रहेगी ही, लेकिन इसके साथ में हम बैंड पास मॉड्यूलेशन का लॉजिक भी लगाएंगे। बैंड पास मॉड्यूलेशन का लॉजिक का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड मॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, यानी कि एक कैरियर के जो एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। अगेन, ये सिस्टम एक चैनल के थ्रू निकलेगा। चैनल अब इस केस में एक नैरो बैंड चैनल है, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करने वाला चैनल है। तो इसके लिए आपको चैनल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हिसाब से बनानी पड़ेगी। फिर आप इसके आगे चलते हैं। जब आप इस डेटा को रिसीव करोगे तो सबसे पहले आपको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करी थी बैंड पास मॉड्यूलेशन के लिए, जो आपने डेटा एम्बेड किया था, उसे रिकवर करना पड़ेगा। एक बार आपका डेटा जब रिकवर हो जाता है, फिर आप इसे एक पल्स डिटेक्टर के थ्रू निकालेंगे, और पल्स डिटेक्टर जो है उसका काम है कि इन्फॉर्मेशन को वापस एक्सट्रैक्ट करेगा, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन को देगा आपको, और ये वापस D to A कन्वर्टर से निकल करके आपके पास यूज़र के पास डेटा आ जाएगा।
तो ये है आपका एक प्रैक्टिकल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो ब्रॉडली सारे तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहा है। इसके आगे, अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम थर्ड फेज में, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस। अब अगर मैं इसके अंदर चैनल की प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन को की एफिशिएंसी बढ़ाना, और चैनल की प्रोटेक्शन, और चैनल से प्रोटेक्शन कहने का मतलब है, और किसी किस्म के डेटा की सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करने के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आपके डिजिटल डेटा के ऊपर होते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि मेरा जो फंडामेंटल प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम, अगर मैं एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का कहूँ, तो वो हो जाएगा कि आपकी एनालॉग इन्फॉर्मेशन आएगी, ए टू डी कन्वर्ट होगी, और अब जो मेरा लॉजिकल डेटा है, ये लॉजिकल डेटा को पहले सोर्स कोडिंग से निकाला जाएगा। सोर्स कोडिंग एक किस्म से डेटा कंप्रेशन का एक टेक्निक है, जिसके अंदर आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपने डेटा को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन जो है वो कम बिट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लियरली आपके पास आ जाए। इसके अलावा जब आप सोर्स कोडिंग कर देते हैं, तब आप यहाँ पे लगाते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का लॉजिक जो है वो है कि आप डेटा को किसी थर्ड पार्टी अटैक से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं और क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं, यानी कि डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं। एन्क्रिप्शन के बाद आपके पास ऑप्शन होता है चैनल कोडिंग लगाने का। चैनल कोडिंग पैरिटी एडिशन है और चैनल में आने वाली नॉइजेस से एक किस्म की प्रोटेक्शन है हमारे सिस्टम की। चैनल कोडिंग के आगे अब हमारे पास डेटा जो है वो पल्स फॉर्मेटिंग के लिए तैयार है, यानी कि लाइन कोडिंग के लिए तैयार है। आप इसे बैंड पास मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसे चैनल के थ्रू निकाल सकते हैं। चैनल के आगे आप इसे डीमॉड्यूलेट करेंगे। डीमॉड्यूलेशन के बाद आपका लॉजिक आगे चलेगा, और अब आप इसे बेसिकली पल्स से डिटेक्ट करेंगे, यानी कि अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो मेरे पास वापस एक लॉजिकल फॉर्म में आ गई। लेकिन ध्यान देना ये है कि उसके अंदर अभी आपके पास पैरिटीज, क्रिप्टोग्राफी, सोर्स कोडिंग के सारे ब्लॉक्स का इन्वर्जन करना जरूरी है। सो चैनल डिकोडिंग हो जाएगा, मैं चैनल डेको लिख रहा हूँ, डिक्रिप्शन हो जाएगा, डिक्रिप्ट कर देंगे, फिर सोर्स एनकोडिंग है तो सोर्स डिकोडिंग हो जाएगा, और फिर डी टू ए कन्वर्जन होगा। यानी कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद मेरे यूजर के पास इंफॉर्मेशन वापस आ जाएगी। तो एक असली प्रैक्टिकली अप्लाइड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके ये सारे के सारे ब्लॉक्स यूजुअली होते हैं। हम इस सीरीज में एक एक करके इन सारे ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड द प्रोसेस ऑफ हाउ डिजिटल टू एनालॉग इज रिकन्वर्टेड. We will move on our attention initially through the first block itself. And once we have established the idea of how to convert analog to digital, we'll talk about the pulse formatting techniques. We will move on from that information to the logic of bandpass modulation first, and we will try to motivate the idea of how bandpass modulation works. एंड एक बारी हम उसका लॉजिक बना लेंगे, उसके लिए जो हमें नेसेसरी मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड लॉजिक्स बीच में चाहिए वो आपके साथ साथ कवर होते चले जाएंगे. And slowly we will move on to the concepts of how basically detection and demodulation work, and then finally we will talk about source encoding, channel coding. If we get if it is relevant in the scenario, we will also talk about cryptography. And that is where we end our lecture number 1. In the next session we will start with sampling, which is a part of analog to digital conversion. Thank you.